हेलो डियर लर्नर, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः स्पेशल एजुकेशन क्वेश्चन बैंक के एमसीक्यू सीरीज 56 यानी कि 56वीं सीरीज, जिसमें आपको डिफरेंट एक्ट्स रिलेटेड मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, जो विभिन्न अधिनियमों से संबंधित आपको मिश्रित प्रश्न जो कि बहुत बेहतरीन होंगे आपके विशेष शिक्षा से संबंधित एग्ज़ाम के लिए। कि कोई भी एग्ज़ाम जहाँ पर स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न आते हैं उनमें उसके लिए आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल मत करिए। जो भी अभी तक वीडियोज बनाए गए हैं उन्हें भी आप ज़रूर देखिए ताकि आप पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे भी क्लिक करके ज्वाइन होइए ताकि आपको पीडीएफ मिल सकें, कुछ समय बाद आपको मिलने लगेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ये रहा आज का पहला सवाल इस सीरीज का। यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें एंड ऑल पर क्लिक करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज का लाभ उठा सकें और आप एग्ज़ाम के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विशिष्ट विकलांगों का प्रमाणीकरण की बात आरपीडब्ल्यूडी के किस अध्याय में की गई है। यानी कि जो सर्टिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक डिसेबिलिटी होता है, सर्टिफिकेशन मतलब जो प्रमाण पत्र बनते हैं, जो स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज मतलब जो 21 प्रकार की विकलांगताएं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल की गई हैं, उन 21 प्रकार की विकलांगताओं का जो सर्टिफिकेशन होगा वो किस अध्याय में बात की गई है इससे संबंधित। तो हम देखते हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अध्याय 10 यानी कि चैप्टर 10। ऑप्शन बी अध्याय 5 यानी कि चैप्टर 5, या फिर ऑप्शन सी अध्याय 15 यानी कि चैप्टर 15, या फिर ऑप्शन डी अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अध्याय 10 यानी कि चैप्टर 10 में ये बात कही गई है, जो कि किस तरीके से सर्टिफिकेशन होगा, किस तरीके से सर्टिफिकेट बनेगा डिसेबिलिटीज का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न जो आपके सामने है कि भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनों हेतु मील के पत्थर समान कौन सा अधिनियम लागू किया। यानी जिससे ऐसा अधिनियम जिसे हम मील का पत्थर कहते हैं, जो दिव्यांगजनों के लिए एक बेहतरीन और शुरुआती लिखित दस्तावेज था, जिससे थोड़ा बहुत उनके अधिकारों के प्रति चिंता हुई हमारे समाज को, गवर्नमेंट को। तो वो पहला अधिनियम कौन सा था, चलिए देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय न्यास अधिनियम जिसे हम नेशनल ट्रस्ट एक्ट कहते हैं। ऑप्शन बी भारतीय लुनासी एक्ट यानी कि इंडियन लुनासी एक्ट। ऑप्शन सी विकलांगजन अधिनियम जिसको पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम जिसे रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। तो इन चारों में से जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। विकलांगजन अधिनियम यानी कि पीडब्ल्यूडी एक्ट जो 1995 है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, वही मील का पत्थर माना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न तीसरा जो आपके सामने है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अध्याय 4 में किसकी चर्चा की गई है। यानी कि जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है, जो जिसे हम एनटीए एक्ट कहते हैं यानी एंटी एक्ट कहते हैं, तो उसके अध्याय 4 में किसकी चर्चा की गई है। क्योंकि आप जानते हैं कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में कितने चैप्टर्स हैं, या यूँ कहें कि कितने अध्याय हैं, तो 9 अध्याय हैं, यानी कि 9 चैप्टर्स हैं। उसमें जो चौथा अध्याय है उसमें क्या बात कही गई देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए स्थानीय स्तर समिति यानी कि लोकल लेवल कमेटी की बात की गई है। ऑप्शन बी बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य यानी कि पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द बोर्ड, या फिर ऑप्शन सी जवाबदेही और निगरानी यानी कि अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग, या फिर ऑप्शन डी वित्त लेखा और लेखा परीक्षा यानी कि फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट। तो इनमें से हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोर्ड की शक्तियां और कर्तव्य यानी कि पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द
बोर्ड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक बार का ध्यान रखिए, जो भी वीडियोस थ्योरेटिकल बनाए जा चुके हैं जैसे कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, पीडब्ल्यूडी एक्ट, उनको थ्योरेटिकल वीडियो देखेंगे तो प्रत्येक चैप्टर वाइज भी उसमें आपको डिटेल्स के साथ वीडियो मिलेगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि बाकी जो ऑप्शंस हैं वो किस अध्याय में हैं। तो फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता विकलांगजन अधिनियम में शामिल नहीं है। ध्यान रहे, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट है हमारा, जिसे हम 1995 कहते हैं, उसमें कौन सी विकलांगता शामिल नहीं है। ये रहे हमारे पास 4 ऑप्शंस। ऑप्शन ए स्वलीनता यानी कि ऑटिज्म, ऑप्शन बी अधिगम अक्षमता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी, ये शुरुआत में टी लिखा है बाय मिस्टेक। ऑप्शन सी देखिए बधिरांधता यानी कि डेफ ब्लाइंडनेस। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपर्युक्त सभी। यानी कि विकलांगजन अधिनियम में ये ए बी सी तीनों ऑप्शन में से कोई भी शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। आप जानते हैं कि विकलांगजन अधिनियम में 7 प्रकार की विकलांगताओं को शामिल किया गया है, जिसमें से हियरिंग इम्पेयरमेंट, ब्लाइंडनेस, लो विजन, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लेप्रोसिक्यूट पर्सन, मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस है। ये 7 प्रकार की विकलांगताएं जो आप थ्योरेटिकल वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो को स्किप मत किया करिए, क्योंकि आप एक्सप्लेनेशन फिर समझ नहीं पाते। कौन सा उत्तर क्यों सही है वो एक्सप्लेनेशन से ही पता चलता है। तो फिलहाल देखते हैं, यहां पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 5वां प्रश्न कि न्यास का अर्थ क्या है। जो नेशनल ट्रस्ट एक्ट है तो उसमें जो ट्रस्ट है जिसे हम न्यास कहते हैं हिंदी में, इसका क्या अर्थ है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए दिव्यांगजनों की समस्याओं का समाधान, ऑप्शन बी समाज में प्रचलित अंधविश्वास को दूर करना, ऑप्शन सी स्वलीन सीपी एमआर एवं एमडी लोगों का कल्याण, यानी कि स्वलीन मतलब ऑटिज्म, सीपी मतलब सेरेब्रल पॉल्सी, एमआर मतलब मेंटल रिटार्डेशन एंड एमडी मतलब मल्टीपल डिसेबिलिटीज, तो इन लोगों का कल्याण। या फिर ऑप्शन डी न्यायालय की स्थापना यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटी से ग्रसित जो लोग हैं उनका कल्याण करना, क्योंकि इस अधिनियम में यही 4 प्रकार की विकलांगताएं शामिल हैं। ये गंभीर समस्याएं हैं, इन्हीं के कल्याण के लिए ये न्यास जैसे अर्थ बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न 6वां जो आपके सामने है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार किसके अंतर्गत आता है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अधिकारहीनता यानी कि मार्जिनलाइजेशन, या फिर ऑप्शन बी सरकार नीतियों यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, या फिर ऑप्शन सी कौशल विकास और रोजगार यानी कि स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, या फिर ऑप्शन डी शारीरिक विकास प्रशिक्षण यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कौशल विकास और रोजगार के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार आता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7वां प्रश्न जो आपके सामने है कि समुदाय में अनुकूल माहौल का अर्थ क्या है, यानी कि जो एडॉप्टिव सिचुएशन होती है सोसाइटी में, उसका क्या मीनिंग है, उसको क्या कहते हैं हम। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट, ऑप्शन बी जागरूकता यानी कि अवेयरनेस, या फिर ऑप्शन सी अधिकारों का संरक्षण यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द एबव। यानी कि समुदाय में एक अनुकूलन माहौल तभी रहेगा जब प्रत्येक व्यक्ति सशक्त होगा, प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होगा और उनके अधिकारों का संरक्षण होगा, प्रोटेक्शन होगा, तभी वो एक अच्छा माहौल और अनुकूलित माहौल बन पाएगा। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8वां जो आपके सामने है कि प्रश्न 8 कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
ये रहे हमारे पास दो कथन। पहला कथन क्या कहता है कि दिव्यांग जन के प्रति गलत धारणाएं व्यक्ति के गुरूर के कारण है। कथन दूसरा क्या कहता है कि दिव्यांग जन के प्रति गलत धारणाएं व्यक्ति के जागरूक न होने के कारण है। अब इन दोनों कथनों को पढ़ने के बाद हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए, दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन बी, दोनों कथन गलत हैं। ऑप्शन सी, केवल कथन एक गलत है। ऑप्शन बी, केवल कथन दूसरा गलत है। तो इन कथनों के आधार पर हमारा जो सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, केवल कथन एक गलत है। यानी कि जो दिव्यांगजन के प्रति गलत धारणाएं हैं वो गुरूर की वजह से नहीं है, हमारे समाज में जागरूकता ना होने के कारण ऐसा है, जिसकी वजह से सीधी सी बात है, अगर हम किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो हम गलत धारणा बिल्कुल बना लेते हैं। अगर गलत तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं, गलत तरीके से सुनते हैं, हमें पूरी जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, गलत धारणाएं बना लेते हैं। तो इसलिए हमारा दूसरा सही है। तो ऑप्शन सी इसलिए सही है क्योंकि हमारे जो चार ऑप्शंस में से ऑप्शन सी क्या कहता है कि केवल कथन एक गलत है। तो इसलिए कथन 1 गलत है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 9वां प्रश्न जो आपके सामने है कि विकलांगजन अधिनियम कब लागू हुआ। आप जानते हैं कि लागू होना और कोई चीज पारित हो जाना दोनों में अंतर है। गजट में जब कोई चीज पेश हो जाती है, कोई भी अधिनियम या कोई भी बिल कानून, तो कोई भी कानून जब गजट में पास हो जाता है तो वही डेट हमेशा चलती है। तो फिलहाल हम यहां पर देखते हैं, हमारे पास चार ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन था कि विकलांगजन अधिनियम कब लागू हुआ। हमारे पास चार ऑप्शंस में से पहला है 1995, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1997, ऑप्शन डी 2000। हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1996। आप कहते हैं ना विकलांगजन अधिनियम 1995 में, बिल्कुल, क्योंकि ये गजट में 1995 में ही है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, आरटी 2009 कहते हैं जिसे हम, तो 2009 क्यों कहते हैं, क्योंकि गजट में 2009 है, लेकिन पूरे देश में कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को। तो जब लागू होने की बात आती है तो वहां पर 2010 हो जाएगा और यहां पर विकलांगजन अधिनियम 1996 हो जाएगा। तो लागू तुरंत नहीं होता, लागू होने में समय लगता है। किसी चीज को बना दिया जाता है, चालू कर दिया जाता है, तो वो गजट में जब कोई चीज पास हो जाती है तो उसी डेट को हम मानते हैं कि विकलांगजन अधिनियम 1995। बट जब पूरे देश में लागू होने की बात आती है तो वो 1996। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 10वां प्रश्न क्या कहता है कि विकलांगता के कारणों का पता लगाने के लिए, ध्यान दीजिए, विकलांगता के कारणों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण, जांच और अनुसंधान किया जाएगा। यह विकलांगजन अधिनियम के किस अध्याय में कहा गया है। विकलांगजन अधिनियम 1995 के। अब देखते हैं हम किस अध्याय में कहा गया है ये। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अध्याय 10 यानी कि चैप्टर 10, ऑप्शन बी अध्याय 5 यानी कि चैप्टर 5, या फिर ऑप्शन सी अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4, या फिर ऑप्शन डी अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3। हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, चैप्टर 4 यानी कि अध्याय 4 में ये बात कही गई है कि जो विकलांग है, जो अक्षमता है, उनके कारणों का हम पता लगाने के लिए क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, सर्वे करेंगे, हम इन्वेस्टिगेशन, हम जांच करेंगे, हम अनुसंधान भी करेंगे। तो ये जो अध्याय 4 है उसमें कहा गया है, वो भी पीडब्ल्यूडी एक्ट के, ध्यान रखेंगे, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट अलग है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न 11वां क्या कहता है। स्किप मत करिए वीडियो को, स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, एक्सप्लेनेशन जरूर सुना करिए। प्रश्न 11वां क्या कहता है कि दिव्यांगता के क्षेत्र में मानव शक्ति विकास का अर्थ है। ध्यान दीजिए, जो हम मैन पावर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डिसेबिलिटी सेक्टर में उसका क्या मीनिंग है, हम देखते हैं। चार ऑप्शन से, ऑप्शन ए पुनर्वास व्यावसायिकों का निर्माण, ऑप्शन बी व्यक्ति का संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी विशेष शिक्षकों में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास, ऑप्शन डी सामाजिक कार्यकर्ता का निर्माण। हमारा सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पुनर्वास व्यावसायिकों का निर्माण। देखिए
जब भी हम दिव्यांगता के क्षेत्र में आते हैं तो रिहैबिलिटेशन जैसा वर्ड जुड़ जाता है हमारे साथ कि पुनर्वास व्यावसायिक, जो कि अब देखिए यहाँ पर पुनर्वास व्यावसायिक जैसा शब्द है तो यहाँ पर किसी एक व्यावसायिक की बात नहीं करते, इसमें से सब आ जाएंगे, चाहे वो ऑडियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर हो, कोई भी हो, चाहे कोई भी हो जो मदद करता है, हेल्प करता है, डेवलपमेंट करता है, दिव्यांगता के क्षेत्र में विकास करता है, तो मानव शक्ति के रूप में वो सब जाने जाते हैं जो पुनर्वास व्यावसायिक होते हैं। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12वां देखिए, 12 क्वेश्चंस जो आपके सामने हैं कि विकलांगजन अधिनियम में गंभीर विकलांगता का अर्थ है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न एक्ट से ही लिए गए हैं और ये सारे हूबहू उसमें लिखा हुआ है, बस प्रश्न ऐसे बना दिए गए हैं। तो विकलांगजन अधिनियम में गंभीर विकलांगता का क्या अर्थ है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 60% या उससे अधिक की विकलांगता होगी तभी हम उसे गंभीर कहेंगे, या फिर ऑप्शन बी 40% या उससे अधिक, या फिर ऑप्शन सी 80% या उससे अधिक, या फिर ऑप्शन डी 75% या उससे अधिक। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 80% या अधिक, यानी कि 80% या फिर उससे ऊपर एवं अगर दिव्यांगता का प्रतिशत या उसके सर्टिफिकेट में ऐसा दर्शाया है तो वो गंभीरता की श्रेणी में आता है। वो बात अलग है कि सीएमओ को पैसे दे करके या उसके चपरासी को पैसे दे करके हम 90% भी बनवा लें, तो ऐसा नहीं है, बट जो हमारी सिचुएशन है, वास्तविकता है, वो कितने % है उसको हम वास्तव में गंभीरता कहते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट ही मान्य होता है। तो फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा ये है कि 80% या उससे अधिक होगा तो ही हम अकॉर्डिंग टू PWD एक्ट 1995 हम उसे सीवियर डिसेबिलिटी कहते हैं, या यूं कहें कि जो गंभीर विकलांगता होती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13वां प्रश्न जो आपके सामने है कि निम्नलिखित में से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। ध्यान दीजिएगा, जो MSJE है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हमारे पास 4 ऑप्शंस होंगे, ये रहे आपके सामने। इनमें से MSJE मंत्रालय यानी कि इस मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी हमारे भारत में बहुत सारे मंत्रालय हैं तो उनके अंतर्गत आता है। एक ही ऐसा है जो नहीं आता है, ऑप्शन ए RCI जिसे हम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, जो कि आता है। हमारा सवाल है कि नहीं आता है। ऑप्शन बी ISLRTC जिसे हम इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहते हैं, जो इसी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन सी NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, या फिर ऑप्शन डी NTA नेशनल ट्रस्ट एक्ट, ये भी आता है। NCTE नहीं आता। अभी तक जो हमारा मंत्रालय था जिसे हम MHRD कहते थे, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अब उसका नाम क्या हो गया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो ये उसके अंतर्गत आता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, NCTE सही है। ये हमारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, विकलांगता से संबंधित कोई भी गतिविधि होगी, कोई भी संस्थान खुलेगा, कुछ भी खुलेगा, वो सीधा MSJE मंत्रालय के अंतर्गत ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन सी NCTE। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14वां प्रश्न जो आपके सामने है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में कितने खंड हैं? जो RPWD एक्ट है हमारा 2016, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। देखिए यहाँ पर सेशन मैंने नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि सवाल में ऐसे आ गया, वहाँ पर सेशन नहीं लिखा, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? तो आपको ध्यान देना है, जहाँ पर राइट्स लिखा हो वो हमारा RPWD के अंतर्गत आता है, और जहाँ पर राइट्स ना हो करके केवल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हो वो हमारा PWD एक्ट 1995 के अंतर्गत आता है। तो फिलहाल यहाँ पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में कितने खंड हैं इसकी बात करते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 253 खंड हैं, ऑप्शन बी 195, ऑप्शन सी 102, ऑप्शन डी 110। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 110
102 खंड है, यानी कि 102 सेक्शंस है, इसलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15वां प्रश्न जो आपके सामने है कि दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम के किस अध्याय में मतदान में सुगम्यता की बात की गई है। यानी कि जो हमारा RPWD एक्ट है उसके अंतर्गत जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनमें जब वो वोटिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर कैसी एक्सेसिबिलिटी होगी, तो उसकी बात किस अध्याय में की गई है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अध्याय 10 यानी कि चैप्टर 10, ऑप्शन बी अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2, ऑप्शन सी अध्याय 12 यानी कि चैप्टर 12, या फिर ऑप्शन डी अध्याय 8 यानी कि चैप्टर 8। हमारा इनमें से सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चैप्टर 2 यानी कि अध्याय 2 में यह बात की गई है कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो जब वोटिंग करने जाते हैं तो उनके लिए एक्सेसिबिलिटी क्या होगी। पता चला कि किसी बिल्डिंग में मतदान हो रहा है और वो फर्स्ट फ्लोर में हो रहा है लेकिन वो नहीं जा सकते, इसका मतलब उनके लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर बात की गई है कि उनके लिए भी एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था हो, इसलिए ये अध्याय 2 में बात की गई है RPWD एक्ट 2016 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, 16वां प्रश्न जो आपके सामने है कि बेंचमार्क विकलांगता का क्या अर्थ है। हमेशा हम चिल्लाते रहते हैं ना, ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, बेंचमार्क, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक होता है, ऑप्शन बी शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक होता है, या फिर ऑप्शन सी व्यक्ति में कम से कम 40% की विकलांगता होनी चाहिए, या फिर ऑप्शन डी जो व्यक्ति टेबल पर न बैठ पाता हो। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्यक्ति में कम से कम 40% की अगर विकलांगता है, अगर उसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है और वो 40% का है, इसका मतलब वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। ये बात आप ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 17, 17वां प्रश्न जो आपके सामने है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहां पर आपको ध्यान देना है, ये रहे हमारे पद कि यदि आइडिया एक एक्ट है, यानी कि आइडिया रेशियो एक्ट, अगर एक आइडिया जो हमारा अधिनियम है, एक्ट है, तो रमसा क्या है। हमारे पास चार ऑप्शन है। रमसा यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रमसा एक एजेंसी है, या फिर ऑप्शन बी एक योजना है यानी कि स्कीम है, या फिर ऑप्शन सी संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑप्शन डी अधिनियम यानी कि एक्ट है। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, योजना यानी कि स्कीम। रमसा क्या है? एक स्कीम है जो चलाई गई थी माध्यमिक शिक्षा स्तर को बेहतर बनाने और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, ताकि वह स्तर भी गुणवत्तापूर्ण हो जाए और बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और समाज बेहतर बन सके। तो फिलहाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि ये योजना है। स्किप बिल्कुल मत किया करिए, क्योंकि आप भगा भगा के ये तो देख लेते हैं क्वेश्चन ये है, चार ऑप्शन जल्दी से आ गए, सर ने कौन से कॉलम में क्या लिखा, ऑप्शन सी या डी कौन सा सही है, ये तो आप जान लेंगे, लेकिन वो क्यों सही है आपको ये पता नहीं चल पाता है। और जितने भी क्वेश्चंस आप एग्जाम में गलत करके आते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी कारण से गलत करके आते हैं क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कि वो क्यों सही है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, इसलिए कभी भी रटिए मत, सिर्फ समझिए। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि भावनात्मक अशांति और दर्दनाक मस्तिष्क की चोट जैसी समस्या या क्षमता किस अधिनियम में शामिल है। यानी कि जो हमारा इमोशनल डिस्टरबेंस होता है या जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होती है, वो किस अधिनियम में शामिल हैं। हमारे पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम, जिसे हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, जिसे हम आइडिया कहते हैं, या फिर ऑप्शन बी भारतीय लुनासी एक्ट, जिसे हम इंडियन लुनासी एक्ट कहते हैं, ऑप्शन सी विकलांगजन अधिनियम यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, या फिर ऑप्शन डी भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, जिसे हम रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विकलांग व्यक्ति शिक्षा अधिनियम यानी कि इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट, जिसे हम आइडिया
कहते हैं, वो भी एक एक्ट है। उसी एक्ट के अंतर्गत ये भावनात्मक अशांति और दर्दनाक मस्तिष्क की चोट जैसी समस्या शामिल है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, फिर से उसी से प्रश्न है कि आइडिया में कितने सिद्धांतों का वर्णन है। जो आइडिया है जिसे हम इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज एजुकेशन एक्ट कहते हैं, उसमें कितने प्रिंसिपल्स को डिस्क्राइब किया गया है। चलिए हम देखते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 10 प्रिंसिपल्स यानी कि 10 सिद्धांत, या फिर ऑप्शन बी 12 प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत, या फिर ऑप्शन सी 6 प्रिंसिपल्स यानी कि सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी 8 प्रिंसिपल्स या सिद्धांत। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 6 प्रिंसिपल यानी कि 6 सिद्धांत हैं। आइडिया में कितने सिद्धांतों का वर्णन है? तो 6 सिद्धांतों का वर्णन है। और ये रहे हमारे 6 सिद्धांत, 6 प्रिंसिपल्स ऑफ आइडिया, जिसमें पहला है जीरो रिजेक्शन यानी कि शून्य अस्वीकृति, जिसको बिल्कुल भी हम रिजेक्शन नहीं करेंगे, 100% एक्सेप्टेंस करेंगे। दूसरा है प्रोटेक्शन इन इवैल्यूएशन, यानी कि ये किससे संबंधित है? यानी कि जो हमारा मूल्यांकन की संरक्षण है, सुरक्षा है, कि किस तरीके से कैसे हम कंडक्ट करेंगे असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नीड, वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा है फ्री अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन। तीसरा है फ्री अप्रोप्रिएट पब्लिक एजुकेशन, कि किस तरीके से हम डेवलप करें और किस तरीके से डिलीवर करें ताकि जो इंडिविजुअल्स जो एजुकेशन है, प्रोग्राम है, वो सबको मिल सके। नेक्स्ट है लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, जिसे कि LRE कहते हैं। आप कंसेप्चुअल वीडियो देखिए चैनल में जा करके, प्लेलिस्ट में आपको बहुत अच्छे से लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट और बैरियर फ्री एनवायरनमेंट दोनों में अंतर समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पर कि किस तरीके से अगर बाधा हो तो कम से कम न्यूनतम हो। और नेक्स्ट है प्रोसीजरल सेफगार्ड, कि किस तरीके से उनके लिए सुरक्षा होगी। इसके अलावा है पेरेंटल पार्टिसिपेशन, बहुत ज़रूरी है। जिस शिक्षा व्यवस्था में अभिभावकों को शामिल नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता, या यूं कहें कि शिक्षा व्यवस्था में परिवार समुदाय को शामिल नहीं किया जा सकता, वो कभी भी शिक्षा व्यवस्था प्रगति नहीं कर सकती। क्योंकि अपने बच्चे के बारे में जितना माता पिता जानते हैं, वो बहुत सारे आइडियाज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को दे सकते हैं। इसीलिए चाहे वो हायर एजुकेशन हो, चाहे वो मिडिल एजुकेशन हो, चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो, कोई भी हो, पेरेंट टीचर मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन आजकल हम बहुत सारे निर्णय खुद ही ले लेते हैं। हमेशा अगर पेरेंटल को शामिल करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर हमारे 6 प्रिंसिपल्स हैं, जो आइडिया में सिद्धांत हैं, वो 6 हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 20वां प्रश्न जो आपके सामने है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से कथन को पढ़िएगा। हमारे पास 2 कथन है। कथन 1 कहता है कि CVR को WHO द्वारा परिभाषित किया गया है। अरे वाह, वाकई में जो CVR है उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ही पहली बार इनिशिएट किया गया है। कथन दूसरा क्या कहता है कि NIEPID सिकंदराबाद में स्थित है। अब ये NIEPID क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ये नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि सिकंदराबाद में स्थित है, और ये दोनों सही हैं, कथन 1 एंड कथन 2। अब हमारे 4 ऑप्शंस में से देख लीजिए। ऑप्शन ए क्या कहता है? दोनों कथन सही हैं, तो हमारा यही सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है? दोनों कथन गलत हैं, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी केवल कथन 1 गलत है। ऑप्शन डी केवल कथन 2 गलत है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों कथन सही हैं। तो ये आज के 20 क्वेश्चंस जो अधिनियम से रिलेटेड थे, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसे इंटरेस्टिंग प्रश्न लगे, और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइए, एंड दोस्तों तक भी ज़रूर शेयर करें यदि आपको लगता है कि अगर आपको लाभ हुआ है तो आपके दोस्त को भी हो। और अगर आपको अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिए, लेकिन वोट ज़रूर दिया करिए। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।